फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, सच में सांझ के गोरे गोरे हाथ कितने सुंदर लग रहे थे लाल चूड़ियों में। थोड़ी देर के लिए अमित भूल गया था कि सांझ थालियाँ लेकर उसके सामने खड़ी है। कौशल्या ने भी जब सांझ के हाथों से थालियाँ ली तो वह भी एकटक उसकी सुंदर कलाइयों को देखने लगी और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा बहुत अच्छी लग रही हो। अब इन चूड़ियों को अपने लिए ना सही, नन्नू के लिए हमेशा पहनना। थोड़ी देर बाद जब नन्नू का ध्यान चूड़ियों पर गया तो वह भी खुशी से झूम उठा। सच में आज सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। सारा काम अच्छी तरह से संपन्न हो चुका था। सबके जाने के बाद घर में सभी लोगों ने खाना खाया और आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। कमरे में आने के बाद अमित को बार बार सांझ का चेहरा और चूड़ियों से भरे उसके हाथ उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। आज सांझ के चेहरे पर एक अलग ही तेज दिख रहा था। पूजा अर्चना और हवन के बाद आंखों में हल्की सी लालिमा थी। माँ के सिंदूर का छोटा सा टीका भी उसके माथे के बीचों बीच लगा रखा था। हल्की धानी कलर की साड़ी उसके चेहरे की आभा बता रही थी। अमित ने जब से उसे देखा है शायद पहली बार इतनी संतुष्ट और शांत दिख रही थी। अब वह इन्हीं परिस्थितियों में खुश रहना सीख चुकी थी कि भगवान ने जो छीना है या हमारे पास ना सही, पर जो हमारे पास है कम से कम उस चीज़ की कदर करनी चाहिए। यह देखकर अमित बहुत खुश था। अभी तक अमित ने उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त की नज़र से देखा था, पर आज जब उसकी लाई हुई चूड़ियों को सांझ के हाथ में देखा, पता नहीं क्यों उसके मन में एक बेचैनी सी होने लगी थी कि वह कुछ और भी चाहता है जो वह समझ नहीं पा रहा है। अभी सब कुछ ठीक था, पर फिर भी उसके मन में संतुष्टि नहीं थी। बहुत सोचने के बाद भी वह समझ नहीं रहा था कि वह क्यों खुद को अधूरा महसूस कर रहा है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कुछ तो है जो उसकी ज़िंदगी में नहीं है। यह सब सोच ही रहा था, तभी फ़ोन की रिंग बजी। जब फ़ोन पिक किया तो देखा कि पिताजी का फ़ोन था। अमित ने फ़ोन उठाते ही साथ ही पिताजी को चरण स्पर्श किया और वहाँ के हाल चाल पूछने लगा। थोड़ी देर बाप बेटे में बातें हुई और तब तक अमित की माँ ने फ़ोन ले लिया था और उन्होंने जल्दी से कहा, अमित बेटा, तेरे पिताजी तो यूं ही गोलमोल बातें करते रहेंगे। अब जो बात मैं तुझसे कह रही हूँ वह ध्यान से सुन। तेरे लिए आज ही एक बहुत सुंदर सुशील लड़की का रिश्ता आया है। बेटा, हमें तो फ़ोटो में बहुत अच्छी लगी है। कल दशहरा है और तेरी छुट्टी भी होगी कल की, तो जल्दी से आ जा। अभी मुहूर्त भी अच्छा है, लड़की देख ले और अगर तुझे पसंद आती है तो दिवाली के बाद हम तेरी शादी कर देंगे। जी माँ, देखता हूँ, अगर कल आ पाया तो आ जाऊँगा। इतना कहते हुए अमित ने फ़ोन काट दिया। यह सब सुनकर अमित को कुछ एक धक्का लगा था। माँ बाबूजी सब क्या कर रहे हैं इतनी जल्दी? वह सोच भी कैसे सकते हैं कि एक दिन में ही कोई लड़की पसंद आ जाए? क्या फ़ोटो देखकर मैं किसी से शादी कर लूँगा? और खुद से ही सवाल करता है, पर उनका सोचना गलत ही कहाँ है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बेटा अच्छी नौकरी करे और उसके बाद उसकी शादी हो जाए और अपनी घर गृहस्थी बसा ले, तो इसमें गलत क्या है? माँ यही सोच रही है। हाँ, पर अगर मेरी शादी हो गई तो नन्नू का क्या होगा? ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह वह लड़की भी उसे अपना पाएगी। शादी मैं करूँगा, पर मैं नन्नू के बिना कैसे रह पाऊँगा? और वह मासूम सा बच्चा, वह तो मुझ में इतना घुल मिल गया है कि जब तक मैं ना आऊँ खाना भी नहीं खाता। और सांझ, उसका क्या होगा? वह धीरे धीरे ज़िंदगी जीना सीख रही है। अगर मैं उसे इस तरह छोड़ दूंगा तो कहीं दोबारा उसी तरह ना रहने लगे। नहीं नहीं, यह सही नहीं है। कुछ तो गलत है, कहीं तो गलत है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पर क्या? बस यही सोचते हुए अमित की आंख लग गई। सुबह 7 बजे सोकर उठा तो देखा कि पिताजी के 5 मिस कॉल पड़े हुए हैं। यही कुछ आधे घंटे पहले के थे। जब उसने कॉल बैक किया और बात की तो फ़ोन माँ ने उठाया था। उठाते साथ उन्होंने पूछा, अमित बेटा, तू आ तो रहा है ना?
आज तो सभी ऑफिस की छुट्टियां हैं, तेरा कौन सा अलग से ऑफिस है जो खुला होगा? चल जल्दी से आ जा, लड़के वालों के 4-5 फ़ोन आ चुके हैं। जी माँ, आ रहा हूँ, बस 11-12 बजे तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है बेटा। जब तैयार होकर अमित निकलने लगा तो सांझ ने रोकते हुए कहा, अमित जी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? कम से कम नाश्ता तो करते जाइए। सांझ, अभी मुझे भूख नहीं है। और हाँ, आज छुट्टी है तो मैं गांव जा रहा हूँ। माँ का सुबह ही फ़ोन आया था। यह तो बहुत अच्छा है। आज दशहरे की छुट्टी है और कल इतवार है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, पर रास्ते में भी टाइम लग जाएगा। कम से कम थोड़ा सा तो खा लीजिए। अमित ने सांझ के हाथों में प्लेट लेकर टेबल पर रखी और कहा, माँ का फ़ोन था। जी अमित जी, आप मुझे बता चुके हैं। अच्छा है ना? हो आइए, आप मेरी पूरी बात तो सुन लो। माँ का फ़ोन था। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है और आज मैं उसे ही देखने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही मुस्कुराती हुई सांझ अचानक से चुप हो गई और अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए बोली, जी अमित जी, अच्छा है ना? हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके बेटे की शादी हो, उसके बच्चे हों। यह तो बहुत खुशी की बात है। अब जाइए और सीधा मिठाई लेकर वापस आना। अमित समझ चुका था कि सांझ क्या कहना चाहती है और क्या कह रही है। उसके चेहरे के हाव भाव उससे छुपे नहीं थे। अमित ने ठीक सांझ के पीछे खड़े होते हुए कहा, सांझ, आप मेरी तरफ मेरी आंखों में देखकर बात करेंगी क्या? अमित जी, आप क्या कह रही हैं? हाँ, एक बार तो मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम बहुत खुश हो और तुम चाहती हो कि मेरी शादी हो जाए। और नन्नू, उसका क्या? उसके बारे में तुमने कुछ सोचा है? अमित जी, आपकी शादी से भला नन्नू को क्या परेशानी हो सकती है? सांझ, अगर आपको मेरी शादी की इतनी ही खुशी है तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? पूछ सकता हूँ क्या मैं? नहीं अमित जी, ऐसी कोई बात नहीं। वह बस आँख में कुछ चला गया था। आँख में नहीं, दोनों आँखों में। आपको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। सांझ, मुझे देर हो रही है और मैं नहीं चाहता कि अपनी गोल मोल बातों में टाइम वेस्ट करूं। मुझे आपसे सीधा और सिंपल सा एक ही सवाल पूछना है और आपको नन्नू की कसम है, अगर आपने झूठ बोला तो। अमित जी, आपको ऐसे लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूँगी? अमित ने एक विश्वास के साथ सांझ का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, क्या आप मुझे नन्नू के पिता बनने का अधिकार दे पाओगी? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, नन्नू को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। जितना प्यार मैं अभी उससे करता हूँ, पूरी ज़िंदगी इतना ही प्यार करूँगा उसे। अमित की बात से सांझ बुरी तरह चौंक जाती है और अपना हाथ छुड़ाते हुए पीछे की तरफ जाती है। अमित जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सांझ, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात ही बताओगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो या नहीं? मुझे तुम्हारे दिल की बात सुननी है, पर याद रखना, उससे पहले एक बार नन्नू के बारे में सोचना। अमित ने सांझ को नन्नू की कसम दी थी और नन्नू को लेकर सांझ कभी भी झूठ नहीं बोल सकती थी। सांझ कुछ बोलती इससे पहले फिर अमित ने कहा, सांझ, हाँ या ना? मुझे उत्तर सिर्फ हाँ या ना में चाहिए। क्या तुम चाहती हो कि मैं नन्नू का पिता बनने के लायक हूँ या नहीं? यह सुनकर सांझ की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अमित जी, आपसे अच्छा पिता तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आप जिसके भी पिता बनेंगे वह बच्चा दुनिया का सबसे खुशनसीब बच्चा होगा, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ। आपको तो एक से एक अच्छी सुंदर लड़कियाँ मिल जाएंगी, फिर मुझ जैसी विधवा और एक बच्चे की माँ से आप क्यों शादी करना चाहते हैं? यह गलत है। मैं अपनी खुशी के लिए आपको कभी भी इस दुनिया की बातें नहीं सुनने दूंगी। प्लीज़ आप जाइए और अपने माँ बाप ने जो आपके लिए लड़की देखी है वहाँ शादी कर लीजिए, और अगर हो सके तो इस घर में दोबारा मत आइएगा। मैं एक और कलंक अपने ऊपर नहीं लेना चाहती कि मैंने अपने बच्चे का सहारा लेकर आपको फंसाया है।
सांझ, मुझे आपका जवाब मिल गया है। सांझ की सारी बातें सुनकर और समझकर अमित तेजी से घर के बाहर निकल जाता है। सांझ उसे आवाज़ लगाती है, पर उत्तर दिए बिना ही वह अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर अपने गांव की तरफ चला जाता है। गांव जाकर देखा तो सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके थे लड़की देखने जाने के लिए। अमित अपनी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करके बड़े बड़े कदमों से माँ के कमरे की तरफ जाता है। अमित को देखकर उसकी माँ खुशी से झूम उठती है। आ गया बेटा, बस तेरा ही इंतज़ार कर रहे थे सभी। चल जल्दी से हाथ मुँह धोकर कुछ खा ले और तैयार हो जा। आज ही हम सब जा रहे हैं तेरे लिए लड़की देखने। हाँ, ज़रा अच्छे से कपड़े पहन लेना। अगर हमें लड़की पसंद आ जाती है तो वहीं पर कुछ फल और मिठाई देकर तेरा रिश्ता आज ही पक्का कर देंगे। मुझे तो बड़ी जल्दी है तेरे ब्याह की। तेरे साथ के सभी लड़कों का ब्याह हो चुका है। अरे उनकी तो गोदी में 2-2 बच्चे भी आ चुके हैं। तू पता नहीं क्यों शादी के नाम से दूर भागता है। पर अमित बिना कुछ कहे चुपचाप पास ही पड़े हुए तख्त पर बैठ जाता है। जब उसकी माँ ध्यान देती है कि अमित ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो उसके पास आकर उससे पूछने लगती है, अमित क्या हुआ बेटा, कुछ बोल क्यों नहीं रहा। अमित तो बस ऐसे ही सवाल का इंतज़ार कर रहा था। तुरंत खड़ा होकर माँ के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, माँ यही चाहती हूँ ना कि मैं भी शादी करूँ। हाँ बेटा, यह भी कोई पूछने की बात है क्या, यही तो चाहती हूँ। माँ मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। क्या तूने लड़की पसंद कर ली है और हम लोगों को बताया भी नहीं। माँ वही सब तो बताने आया हूँ मैं आपको। हाँ बेटा, ज़रा पहले बता देता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ाते, तभी मना कर देते। माँ मुझे आज ही पता चला है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। हाँ बेटा ठीक है, पर लड़की कौन है, कहाँ की है, कुछ बता भी तो। माँ मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूँगा। बात यह है कि मैं सांझ को पसंद करता हूँ और मैंने सोच लिया है कि मैं उसी से शादी करूँगा। बस मैं आप सब का आशीर्वाद चाहता हूँ अपने रिश्ते के लिए। उसकी माँ अमित की इस बात से पूरी तरह बौखला जाती है। क्या अमित, तुझे पता भी है तू यह क्या कह रहा है। तू उसी सांझ की बात कर रहा है ना जो राजीव की विधवा है। हाँ माँ, मैं उसी सांझ की बात कर रहा हूँ। अरे बेटा, तू यह क्या अनर्थ करने जा रहा है। एक तो विधवा, ऊपर से 5 साल का बेटा भी है। धरती की सारी लड़कियां मर गई हैं क्या जो तू वहाँ शादी करने की बात कर रहा है। सारे समाज में, रिश्तेदारी में थू थू करवाना है क्या। माँ आपसे विनती है कि आप सांझ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलें। आखिर वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। मैंने तेरे बापू से पहले ही कहा था कि अमित का वहाँ रहना ठीक नहीं है। आपसे मेरी विनती है कि आप सांझ के परिवार वालों को कोई दोष मत दो। यह मेरा फैसला है, सांझ का इसमें कोई दोष नहीं। बल्कि सांझ ने तो इस रिश्ते के लिए मना कर दिया और उसने कहा है कि मैं दोबारा उसके घर कभी ना आऊं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर भी तू क्यों उसके पीछे पड़ा है। माँ, क्या समाज के नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि किसी विधवा स्त्री के साथ भी न्याय होना चाहिए, उसे भी उसकी खुशियाँ मिलनी चाहिए। माँ, सांझ अभी सिर्फ 25 साल की है और अगर वह विधवा हुई है तो उसका तो कोई दोष नहीं है। मैंने देखा है वह दिल की कितनी अच्छी है, काका काकी की सेवा करती है और मुझे पूरा विश्वास है वह उतना ही मान सम्मान और आदर सत्कार आपको भी देगी जितना काका काकी को देती है। और आप जहां इन कुंवारी लड़कियों की बात कर रही हैं तो क्या कुंवारी और विधवा होने से उनका दिल अलग हो जाता है। माँ, दिल वही रहता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। यह तो होनी है, कल के दिन मेरा ब्याह होगा और मुझसे या मेरी पत्नी में से एक कोई चला जाता है तो क्या उसके बाद किसी पुरुष को या औरत को ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं रहता। अमित बेटा, तू क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अच्छा ना सही, कम से कम बुरा तो मत बोल। माँ,
आज तक आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया है। कभी आपकी और बाबूजी की किसी बात को नहीं टाला। पर माँ, आज आपसे मेरी यह विनती है कि आप मेरा साथ दें। मैं सांझ के साथ ही अपना जीवन जीना चाहता हूँ, और अगर आप सांझ को स्वीकार नहीं करेंगी तो मेरे जीवन में किसी और भी लड़की को कभी नहीं देख पाएंगी। मैं सांझ से ही शादी करूँगा, पर आपके आशीर्वाद के साथ। और अगर आपको यह मंजूर नहीं है तो मुझसे भी उम्मीद मत रखना कि मैं कहीं और किसी लड़की को अपने जीवन में लाऊं। तभी उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से उसके पिता को आवाज़ लगाने लगती है। अजी सुनते हो, इधर तो आओ। वह दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। अमित की माँ रो रो कर उन्हें सारा किस्सा सुना देती है। अमित के पिता ने सारी बात सुनकर कुछ ना कहते हुए चुपचाप कमरे से बाहर चले जाते हैं। उसकी माँ दोबारा बड़बड़ाने लगती है। मेरी बात का तो किसी के ऊपर कोई असर ही नहीं होता। जहाँ एक तरफ बेटा है कि बोलता ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके पिताजी की कुछ कहे बिना ही बाहर निकल गए। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।